indirect cholinergic agonist. Indirect एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो ड्रग है जो इसकी एक्टिविटी को एनहेंस कर देती है। अब देखो these agents indirectly decrease acetylcholine, increase acetylcholine, increase by inhibiting acetylcholine esterase enzyme. Acetylcholine esterase enzyme. ये अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसको देखो, इसमें एसिटाइलकोलिन बनते हैं। यहाँ पे अगर ये उसकी रिसेप्टर है, उस पे उसकी रिसेप्टर यहाँ पे है। जब ये एसिटाइलकोलिन आ जाए और इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, अपना एक्शन करे, तो फिर ये वापस चला जाता है इधर, एसिटाइलकोलिन पर इधर आ जाए। जब ये एक्शन करे, एसिटाइलकोलिन अपना फंक्शन करे, तो फिर ये जाता है वापस। अब यहाँ पे एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ये इस एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन कर देता है। एसिटाइलकोलिन कन्वर्ट कर देता है एसीटेट में और कोलिन में, एसीटेट और कोलिन में। अब देखो, अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट करें एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, तो फिर एसिटाइलकोलिन की मकदार ज़्यादा होगी और ये एसिटाइलकोलिन, तो फिर उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो फिर एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ये साइनेप्टिक स्पेस में ज़्यादा होगी। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम हम इनहिबिट करें, तो फिर एसीटेट और कोलिन में तो ये कन्वर्ट नहीं होगी, तो सेम एसिटाइलकोलिन में अपनी शक्ल में होगी, तो फिर ये दोबारा इस पे अटैच हो सकते हैं। तो अब उसकी वजह से हमने एसिटाइलकोलिन की मकदार इंक्रीज कर दी, लेकिन इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो होते हैं जो हम किसी ड्रग इस तरह दे दे कि वो डायरेक्टली इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, तो वो डायरेक्ट थे। ये तो हम इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आ रही? एसिटाइलकोलिन की मकदार अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर या तो हम डायरेक्ट इस तरह ड्रग देंगे कि इस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे अटैच हो जाए और इसको एक्टिवेट करे, वो डायरेक्ट है। दूसरा, अगर ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज अपना फंक्शन, एसिटाइलकोलिन अपना फंक्शन करे, तो फिर ये वापस जाता है, तो फिर इस एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन हो जाती है एसीटेट और कोलिन में। या तो हम इसकी ब्रेक डाउन को रोके, तो फिर इसको रोकने के लिए हम इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे। वो ड्रग जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है वो है इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब ये इसके एजेंट कौन कौन से इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट? इसमें जो पहला है डोनेप्जिल। डोनेप्जिल अल्जाइमर डिजीज में देते हैं। अल्जाइमर डिजीज में क्या होती है? एसिटाइलकोलिन कम हो जाती है, तो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने के लिए फिर मेमोरी को इम्प्रूव करने, उसमें न्यूरो डिजेनरेशन अल्जाइमर डिजीज में होती है, तो फिर उसकी वजह से जब न्यूरॉन की डिजेनरेशन हो जाए तो एसिटाइलकोलिन भी कम होगी। जब एसिटाइलकोलिन कम हो गया और हम एसिटाइलकोलिन को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर डोनाप्जिल
तो दिस ड्रग इज यूज इन अल्जाइमर डिजीज टू हेल्प मेमोरी। तो कहाँ पे ये यूज होते हैं? अल्जाइमर डिजीज में। दूसरा जो है वो एड्रोपोनियम है, एड्रोपोनियम। एड्रोपोनियम ये ड्रग भी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और ये भी, लेकिन ये ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है, ब्रेन में कर देता है, तो डोनाप्जिल इज बेस्ट फॉर अल्जाइमर डिजीज। अब एड्रोपोनियम अगर हम दे दे तो उसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होती है? माइस्थीनिया ग्रेविस में यू ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, उसमें एंटीबॉडी बनते हैं और ये रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस ये रिसेप्टर जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाए तो फिर वो ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और मैं मसल कंट्रैक्ट करूंगा। जब ये ब्लॉक है तो फिर माइस्थीनिया ग्रेविस कंडीशन में इस तरह रहेगी, तो फिर तो हम कंट्रैक्ट नहीं कर सकते माइस्थीनिया ग्रेविस में, ये रिसेप्टर ब्लॉक है। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक है तो फिर अगर हम एसिटाइलकोलिन को ज्यादा करें तो फिर ये रिसेप्टर, फिर एसिटाइलकोलिन ये जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अगर बंदे ज्यादा हो, रश ज्यादा हो, तो फिर तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम एड्रोपोनियम दे दे तो वो इस एंजाइम को ब्लॉक करेगी और एसिटाइलकोलिन इधर ज्यादा होगी तो वो फिर अटैच होगी। तो उस ये कहाँ पे यूज होते हैं? टू डायग्नोज माइस्थीनिया ग्रेविस। ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो हम पेशेंट को अगर ये दे दे तो फिर मसल कंट्रैक्शन होगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टू डायग्नोज माइस्थीनिया ग्रेविस। और इस टेस्ट को कहते हैं टेंसलान टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है टेंसलान टेस्ट। टेंसलान लंबार्ड ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस में भी मसल की कंट्रैक्शन नहीं कर सकते। वो कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल जब ब्लॉक हो तो फिर एसिटाइलकोलिन की रिलीज नहीं होगी। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन तो रिलीज हो जाते हैं लेकिन रिसेप्टर में मसला है, रिसेप्टर में मसला हो तो माइस्थीनिया ग्रेविस। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग? ये तो शॉर्ट एक्टिंग है तो हम तो ट्रीटमेंट में ये नहीं दे सकते, तो ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग देंगे जो लॉन्ग एक्टिंग हो? तो वो है पायरोडोस्टिग्मिन। पायरोडोस्टिग्मिन पायरोडोस्टिग्मिन के लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, तो फिर ये देते हैं हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से। शॉर्ट ड्यूरेशन को तो हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं देख, उस पर हम सिर्फ टेस्ट करेंगे और फिर ट्रीटमेंट के लिए पायरोडोस्टिग्मिन देंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एट्रोपिन का काम क्या है? एट्रोपिन मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। अगर एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, एट्रोपिन M1 M2 M3 सारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाए तो फिर उसके लिए जो एंटीडोट वो है जो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम कर देती है। तो एट्रोपिन की एंटीडोट में जो हम
एट्रोपिन एंटागोनिस्ट है तो फिर उसकी एंटीडोट हम एगोनिस्ट देंगे, तो एगोनिस्ट के लिए जो यूज होते हैं वो पाइसोस्टिग्मिन है, पाइसोस्टिग्मिन। ये एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी में यूज होते हैं। यूज्ड इन एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। और एट्रोपिन क्या करता है, M2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी, हार्ट रेट हार्ट रेट कम होगी। अगर हम एट्रोपिन दे दे तो फिर हार्ट रेट ज्यादा होगी। हाँ, हार्ट रेट फिर ज्यादा होगी। और M3 रिसेप्टर पे जब ये काम करे तो फिर उसकी जितने भी फंक्शन है वो रिवर्स होगी। तो ये पाइसोस्टिग्मिन एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी में हम देते हैं। और न्यू स्टिग्मिन भी माइस्थेनिया ग्रेविस में दे सकते हैं। न्यू स्टिग्मिन कैन बी यूज्ड फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस ये सारों का फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, जितने भी हमने लिख लिए ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अगर एक एमसीक्यूज लिखे, कंडीशन इन विच देयर इज पिट्यूटरी हेमोरेज। हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग ड्यू टू एग्जिस्टिंग पिट्यूटरी एडिनोमा which lead to sudden onset of headache and visual impairment। तो इस कंडीशन को कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो और इसकी वजह से हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए और सडन आंसेट सर में दर्द हो जाए और इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाए तो उस कंडीशन को पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कहते हैं। एपोप्लेक्सी। बस खत्म। ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस फॉर नाजिया इन वॉमिटिंग। ये जो ड्रग लिखता हूँ ये सारे के सारे क्या है, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है। मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट। ये नीचे सारे ड्रग क्या होगी, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट होगी। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस, इन मोशन सिकनेस फॉर नाजिया एंड वॉमिटिंग।
वो है स्कोपोलामीन, M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है स्कोपोलामीन। दूसरा जो हायोसामिन, बस्कोपान का नाम सुना है? बस्कोपान हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड किसके, तो वो हायोसिन है, उसका ब्रांड नाम बस्कोपान है। वो किस चीज के लिए यूज होते हैं? एंटीस्पाज्मोटिक है, स्पाज्म मसल कंट्रैक्शन स्पाज्म, तो वो एंटीस्पाज्मोटिक। वो M3 रिसेप्टर जब GIT में एक्टिवेट हो जाए तो क्या करते हैं? कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन अगर हम ये ड्रग दे दे तो ये मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है, तो एंटीस्पाज्मोटिक है, तो फिर क्या होगी? रिलैक्स होगी और एब्डोमिनल पेन कम होगी। तो एब्डोमिनल पेन के लिए यूज होते हैं। ब्रांड नेम उसकी क्या है? बस्कोपान। तो ये किस चीज के लिए यूज होते हैं दोनों? एंटीस्पाज्मोटिक है। ब्लैक M3 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर एंड GIT स्मूथ मसल इन GIT मसल्स, और फिर रिलैक्स स्मूथ मसल, रिलैक्स स्मूथ मसल। और ये बस्कोपान तो फिर लोग हर किसी पेट के दर्द में देते हैं। ये इसका काम क्या है? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, स्पाज्म की वजह से अगर मसला है तो फिर हायोसामिन देंगे। दूसरा, और इसके साथ साथ डेरिफेनासिन, ऑक्सी ब्यूटेनिन, ठीक है, और ये जो है ये M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है यूरिनरी ब्लैडर में। अब अगर यूरिनरी ब्लैडर में हम M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो उसकी वजह से क्या होगी? यूरिन नहीं होगी। तो किस कंडीशन में हम ये दे सकते हैं? पोलियूरिया में, या अगर लीकेज ऑफ यूरिनेशन हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। अगर ओवर एक्टिंग ऑफ ब्लैडर हो, इनकंटिनेंस हो, इनकंटिनेंस में दे सकते हैं। तो ये इसमें तीसरा जो ड्रग है वो टोल्टेरोडीन है, टोल्टेरोडीन। ये हम दे सकते हैं ओवरएक्टिव ब्लैडर कंडीशन में, ओवरएक्टिव यूजेस, ओवरएक्टिव ब्लैडर में। इसके मैकेनिज्म में लिख ले कि ये क्या करता है? M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट है M3 रिसेप्टर की। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में, डिट्रूसर मसल में। तो डिट्रूसर मसल जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से यूरिनेशन होगी। जब हम इसको ब्लॉक करें तो फिर यूरिनरी रिटेंशन होगी। हाँ, तो इसका ओवरएक्टिंग ब्लैडर, यूरिनरी इनकंटिनेंस, यूरिनरी अर्जेंसी, स्ट्रांग डिजायर टू यूरिनेट, तो यूरिनरी इनकंटिनेंस और यूरिनरी अर्जेंसी, इन सारों कंडीशन में हम ये दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं।